नमस्कार, मेरा नाम है गोल्डी और ये है मेरा चैनल जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ के सुना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है और उसके साथ ही मैं आजकल एक बुक पढ़ रही हूँ जो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। तो इसमें जो कुछ आगे लिखा है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। डैडी और गरीब डैडी की बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ये है अमीर डैडी के द्वारा बताई गई अमीर डैडी और गरीब डैडी की बैलेंस शीट। जो अमीर व्यक्ति की होती है अपने अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने उसकी बैलेंस शीट बताई है। तो रॉबर्ट लिखते हैं कि एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था। ऊपर दिया रेखाचित्र अपने मकान के बारे में मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच की अलग अलग अनुभूतियाँ को दर्शाता है। डैडी सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि यह दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने नीचे दिया रेखाचित्र बनाकर अपने डैडी की कैश फ्लो की दिशा दिखाने की कोशिश की थी। उन्हें यह भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से जुड़े दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बड़े मकान का अर्थ था ज़्यादा बड़े खर्चे और इसका मतलब था कैश फ्लो व्यय वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता था। आज भी लोग मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज़्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि यह संपत्ति नहीं होगा, यह एक दायित्व होगा, क्योंकि जब हमारी जेब से पैसा निकलेगा तो यहाँ वह तर्क है जो मैं देता हूँ। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज़ है और जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्राय कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूँ कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जो इनकम स्टेटस है, यहाँ पर आपको इनकम स्टेटस का भी रेखाचित्र बताया गया है। ये रॉबर्ट द्वारा बताया गया इनकम स्टेटस का रेखाचित्र है। तो आगे रॉबर्ट लिखते हैं कि जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, जिसके वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। हालांकि मॉर्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं। मॉर्गेज का भुगतान करने के बाद भी जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। वह तब की बात थी जब वे रिटायर हो चुके थे, इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा।
सबसे बड़े नुकसान है चुके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यम वर्गीय कैश फ्लो पैटर्न। अगर कोई युवा पति पत्नी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में जल्द ही ज़्यादा पैसा डाल दे तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे। उनकी संपत्ति बढ़ जाएगी और आमदनी बढ़ने में मदद करेगी। इससे संपत्तियां खर्चों के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेंगी। संक्षेप में, निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगे मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर नीचे दिए गए कम से कम 3 तरीकों से असर पड़ता है। समय की क्षति, जिस दौरान दूसरी संपत्ति का मूल्य बढ़ सकता था। अतिरिक्त पूंजी की क्षति, जिसका दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े हुए बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। शिक्षा की क्षति, अक्सर लोग अपने मकान, बचत और रिटायरमेंट योजना को ही अपनी संपत्ति वाले कॉलम में रखते हैं। चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता है, इसलिए वे निवेश करते ही नहीं है। इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी वह नहीं कर पाते हैं जिसे निवेश जगत प्रबुद्ध निवेशक कहता है, और सबसे अच्छे निवेशक आमतौर पर पहले प्रबुद्ध निवेशकों को बेच जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मकान ना खरीदें, मैं तो यह कह रहा हूँ कि आपको संपत्ति और दायित्वों का फर्क समझ लेना चाहिए। जब मेरे मन में ज़्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है तो मैं पहले संपत्तियां खरीदता हूं, ताकि वे उस मकान के भुगतान के लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर दें। मेरे शिक्षित डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटस चूहा दौड़ में फंसे एक आदमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे, जिस वजह से उनके पास इतनी बचत नहीं रहती थी कि वे संपत्तियों से उसका निवेश करें। इसके फलस्वरूप उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज़्यादा बड़े रहते थे। नीचे बाईं तरफ जो रेखा चित्र दिया गया है वह मेरे गरीब डैडी का इनकम स्टेटस है। रेखा चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यह दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय समान है, जबकि उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज़्यादा बड़े हैं। दाईं ओर दिया मेरे अमीर डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटस है, उस जीवन के परिणाम दर्शाता है जो निवेश करने और दायित्वों को न्यूनतम करने के प्रति समर्पित करता है। तो ये है अमीर और गरीब डैडी के फाइनेंशियल स्टेटस जो आपको इस में दर्शाए गए हैं वीडियो में। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।